जैसा कि आपको पता है, ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना, किस तरह से प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है। पर जो लोग भी बिगिनर हैं, वो जब भी प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि आप कैंडल के बारे में सीख लो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीख लो, चार्ट पैटर्न्स को सीख लो, इससे आप इजीली प्राइस एक्शन को समझ जाओगे। असल में ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे क्या होगा कि आप कुछ सिचुएशन में तो प्राइस एक्शन को यूज कर पाओगे, पर बाकी सिचुएशन में आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे और कंप्लीट प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी क्या बन रही है उसको आप कभी भी मास्टर नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में ये जो चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह होते हैं, ये बनाए ही इसलिए गए थे कि इनकी हेल्प लेते हुए लोग बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट समझ सकें। पर लोगों ने क्या करा, सिर्फ 2-4 चार्ट पैटर्न्स को रट के उन पर ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। इस वजह से आज की डेट में उनकी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं रही है। इन घिसे पिटे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स वगैरह पे ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि आप खुद से बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझते हुए काम करें, जिससे कि आपको डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिले। आज के इस वीडियो के थ्रू हम प्राइस एक्शन साइकोलॉजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके बाद आप खुद से प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे बिना कोई चीज को रटे हुए, और एक राइट डिसीजन प्लान कर पाएंगे कि हाँ, आपको बाय साइड पे ट्रेड प्लान करनी है या फिर सेल साइड पे ट्रेड प्लान करनी है, या दोनों ही साइड पे ना जाते हुए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, जिससे कि आप ट्रैप ना हो जाएं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने, कुछ भी स्किप मत करना। ये ऐसे पॉइंटर्स होने वाले हैं जो शायद ही कहीं आपको वापस से देखने को मिले। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम प्राइस एक्शन साइकोलॉजी समझने की बात करते हैं तो उसके लिए 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या करना है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर तो दुनिया पागल है, पर यहां पे क्या नहीं करना है वो सीखना बहुत जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको सीखना है। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन को कभी भी रटना बिल्कुल भी नहीं है। रटने से मेरा क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग करते हैं कि कोई कैंडल स्टिक रट ली, जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल बन रही है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, इस तरह से लोग रटना चालू कर देते हैं। अब ऐसा करने से होता क्या है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, आपको क्या देखने को मिला, हल्का सा मूव हुआ और पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। यहाँ पे वापस से हैमर कैंडल बनी, स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके 50% चांस ही रहेंगे एक्यूरेसी के। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्टकट ढूंढने के पीछे भागेंगे, तो जनरली ट्रेडिंग सीखने के लिए अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो मैं अभी से आपसे कह देता हूं, जो नॉर्मल रूट है उससे भी लंबा पड़ने वाला है आपको वो शॉर्टकट। लंबा इन द सेंस टाइम भी आपका बहुत ज्यादा लगेगा, और मनी जो आपका पैसा है वो भी आपको सीखने में बहुत ज्यादा लगेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, कभी भी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी पे भी, ना तो किसी पर्सन पे, ना तो कोई पर्टिकुलर सेटअप वगैरह पे। अगर आप जैसे किसी पर्सन पे फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट है कि रोज मैं इसका एनालिसिस देखूंगा, भले ही कोई मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि कभी भी किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, मेरे पे भी डिपेंडेंट मत रहो कि इसका एनालिसिस देखूंगा, इसकी साइकोलॉजी समझूंगा, तभी मैं अगले दिन अपना काम कर सकता हूं। ये कहीं ना कहीं आपको बांध रहा है, आपको इंडिपेंडेंट बनने से रोक रहा है। इससे क्या होगा, आपकी जो नॉलेज का ग्राफ है वो कभी भी नहीं बढ़ेगा, एक जगह पे स्टक होकर रह जाएगा। अगर आप किसी पर्सन पे डिपेंडेंट है, या जैसे किसी पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पे आप डिपेंडेंट है कि फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा प्राइस एक्शन बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, तो भी आप कभी भी एक वर्सेटाइल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे जो हर सिचुएशन में ट्रेड लेना जानता हो, हर सिचुएशन में मार्केट को टेकल करना जानता हो। अब क्या नहीं करना है वो हमने समझ लिया। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है। लॉजिक और रीजन समझते हुए चलना है हर चीज के पीछे का। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यहाँ पे गैप अप खुला है तो क्यों खुला है, नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसके पीछे का एक लॉजिक और रीजन फाइंड आउट करने की हमेशा कोशिश करनी है। क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो रहा है, XYZ कुछ भी हो रहा है प्राइस के साथ, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। एक एक कैंडल जो यहाँ पे बन रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। ये रीजन जब आप फाइंड आउट करते हुए चलेंगे, ये आगे आपको हेल्प करेगा चार्ट को आगे प्रेडिक्ट करने में। जैसे हो सकता है कभी कभी जब एट द टाइम वो चीज हो रही है आपको ना पता हो कि इसके पीछे का लॉजिक और रीजन क्या है, पर बाद में आप चार्ट बन जाए उसके बाद भी एक बार डिकोड करने की कोशिश करें कि यार यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, इस वजह से ये मूव होता हुआ नजर आया, इस वजह से मार्केट साइडवेज होता हुआ नजर आया। ये जानने की कोशिश करनी है, जिससे क्या होगा, आगे जब सेम चार्ट वापस से रिपीट होगा कुछ हफ्ते बाद, कुछ दिनों बाद, क्योंकि ये तो तय है कि मान लेते हैं जैसे 100 तरह से चार्ट रिएक्ट करता है, ये एक इमेजिनेशन वाला फिगर है, 100 तरीके से चार्ट रिएक्ट करता है। तो जब वापस से वो 100 चीजें रिपीट होना चालू होगी तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने चीजों की साइकोलॉजी समझी है, उसके पीछे का रीजन समझा है, तो उस टाइम पे आप वहां पे एक अपनी परफेक्ट ट्रेड प्लान कर पाएंगे। अब ये जो लॉजिक और रीजन है प्राइस एक्शन के पीछे का, जो ये कैंडल्स मूव कर रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, इसको हम कैसे समझेंगे, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि बायर्स और सेलर्स के इमोशंस आपको डिकोड करते हुए चलना है चार्ट पे, क्योंकि इन्हीं की वजह से कैंडल्स मूव करती है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई अलग अलग पार्टी है, बायर अलग है, सेलर अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ग्रुप ऑफ पीपल सेम ही रहते हैं, वही ट्रेडर हैं, वही इन्वेस्टर हैं, बस उनका माइंडसेट प्राइस एक्शन को देख के अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अब किसी को लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, वो बाय करने की सोचेगा,
किसी को लगेगा मार्केट सेल कर दूं, कोई दोनों ही साइड पे ना रहते हुए न्यूट्रल माइंडसेट के साथ वेट एंड वॉच करने की कोशिश करेगा। सो इसी बात को आपको डिकोड करते हुए चलना है कि बायर्स और सेलर्स के इमोशंस किस तरह से वर्क कर रहे हैं। क्या बायर डर रहा है वहां पे, क्या सेलर को ग्रीड आ रहा है वहां पे, या सेलर वहां पे किस लेवल के बाद डर सकता है। ये दो चार चीजों का आपको आंसर फाइंड आउट करते हुए चलना है जब भी आप प्राइस एक्शन साइकोलॉजी समझना चाहते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट में जब आपने एक बार बायर्स और सेलर्स के इमोशन सीखना चालू कर दिया, इसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पे जो बाइंग हो रही है या वहां पे जो सेलिंग हो रही है, क्या वो ऑपरेटर की तरफ से हो रही है बाइंग, या फिर वहां पे कोई रिटेलर या न्यू ट्रेडर वगैरह एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब ऑपरेटर वगैरह की तरफ से बाइंग होगी तो वो बाइंग जनरली सस्टेन कर जाती है, पर अगर वहां पे कोई रिटेलर एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं तो जनरली वहां पे हमें ट्रैपिंग देखने को मिलेगी और अगेंस्ट में प्राइस मूव करता हुआ नजर आएगा। सो ये दो ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे। एक तो बायर्स और सेलर्स के इमोशन समझना कि कहां पे कौन ग्रीडी हो रहा है, कहां पे कौन डर रहा है, या किस लेवल के ऊपर कौन डर सकता है, ये सब। दूसरी बात, ऑपरेटर काम कर रहा है या फिर रिटेलर काम कर रहा है वहां पे, ये भी आपको समझना जरूरी है। अगर ये दो पॉइंट भी आप समझ जाते हैं तो काफी हद तक 70% आपको साइकोलॉजी समझ में आने लग जाएगी। अब ये दोनों पॉइंट्स आपके कैसे टिक होते हुए नजर आएंगे, कैसे आप इनको अचीव कर सकते हैं। तो जैसे हम बचपन में क्या करते थे, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, कोई वैल्यू हमें नहीं पता है तो उसकी जगह हम क्या रखते थे, उसको एक्स मान लेते थे, एक्स अज्यूम करके हम काम करते थे और उस तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। ट्रेडिंग में भी आपको सेम वैसा ही करना है, अज्यूम करते हुए चलना है कि यार ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, एक अपनी स्टोरी बनाते हुए चलना है। बायर्स और सेलर्स के पीछे के इमोशन फाइंड आउट करने के लिए अपनी एक स्टोरी बनाते हुए चलना है। और अगर एक्स की वैल्यू आपकी सही निकल जाती है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चालू कर देगा। क्योंकि भले हो सकता है जब मार्केट लाइव चल रहा है, रनिंग टाइम में हमें नहीं पता कि यहां पे मार्केट बाइंग का इतना बड़ा मूव क्यों कर रहा है, बाद में जब मार्केट बंद हो जाए तो उसको हमें डिकोड करने की कोशिश करना है कि यहां पे ऐसा क्या क्या हुआ आज के दिन जिस वजह से ये बड़ा सा मूव होता हुआ नजर आया। अब इस तरह से एक्स की वैल्यू अज्यूम करते हुए चलने से क्या होगा, जब आपकी साइकोलॉजी मैच होना चालू होगी चार्ट के साथ, तो ये बार बार जब कंडीशन रिपीट होती है आगे चार्ट पे, तब आपके काफी ज्यादा बेनिफिट करते हुए नजर आएगी। जिसमें अगर सेम वापस से आपको कंडीशन रिपीट होती हुई नजर आ रही है तो वहां पे आप काफी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो होता है चार्ट को रीड करना, जो तो आजकल सभी करते हैं, प्राइस सब सेम देखते हैं, चार्ट सब सेम रीड कर रहे हैं, पर उस प्राइस को कौन फील कर पाता है, वो चीज वहां पर डिफरेंस क्रिएट करती है। अब अगर अभी तक के डिस्कशन से आप मुझसे कनेक्ट कर पाए होंगे तो ये 5 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे शेयर करता हूं जो आपको प्राइस एक्शन साइकोलॉजी डिकोड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। कांस्टेंट बेसिस पे हमेशा आपको ये इंक्लूड करते हुए चलना है अपनी साइकोलॉजी में। उसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि अगर प्राइस कोई अपना रनअप ले चुका है, रनअप से क्या मतलब है, कोई एक सिग्निफिकेंट मूव कर चुका है, तो उसी डायरेक्शन में उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पे हमें काम नहीं करना है। हमें करना है या तो वहां पे वेट, या फिर अगेंस्ट में कुछ करेक्शन वगैरह के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, छोटा मोटा मूव। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मार्केट ने एक अच्छा मूव कर दिया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। अभी जैसे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, तो बैंक निफ्टी में मान लेते हैं 200 300 400 पॉइंट या 500 पॉइंट यहां पे मार्केट मूव कर चुका है। अब यहां पे आके अगर हम सोचे कि यहां से और मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये चीज के लिए हमें काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये ऐसा हो जाता है बिल्कुल जैसे पार्टी ऑलरेडी यहां पे ओवर हो चुकी है, किसी ना किसी को ऑलरेडी यहां पे प्रॉफिट बन चुका है। अब ये पार्टी कभी भी खत्म हो सकती है, तो हम वहां पे एट द एंड यहां पे एंड टाइम पे पहुंच रहे हैं पार्टी में, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरा पॉइंट, रेयर केसेस के लिए कभी भी काम नहीं करना है। जो रेयरली होते हुए नजर आती है जो चीजें, उनके लिए कभी भी काम नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं 10 में से कोई चीज 2 बार होती है, उसके लिए कभी भी काम नहीं करना है। जो नॉर्मली 10 में से 8 बार आपको होती हुई नजर आ रही है, उसके लिए आपको काम करना है। जैसे इसी एग्जांपल में मैंने आपसे क्या कहा, 500 पॉइंट जब बैंक निफ्टी मूव कर चुका है, उसके बाद हम यहां पे बाय करके सोचें कि हमें यहां पे और प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ऐसा कभी कभी आपको होता हुआ नजर आएगा 10 में से 2 बार। क्योंकि ये बात मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि यहां पे कोई भी 10 में से 2 बार प्रॉफिट कमाने के लिए ये सब नहीं सीख रहा है। 10 में से 8 बार जो मैक्सिमम टाइम चीजें होती हैं, उसी साइड पे हम काम करना पसंद करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट में, अगर दोनों पार्टीज को प्रॉफिट मिल चुका है तो वहां पे हमें कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। दोनों पार्टी का मतलब होता है कि एक मार्केट ने बाइंग साइड पे भी एक अच्छा मूव कर लिया, सेलिंग साइड पे भी एक अच्छा मूव कर लिया, जहां पे दोनों साइड के सिग्निफिकेंट मूव हो चुके हैं। भले ही इक्वल अमाउंट के मूव नहीं हुए हो, पर सिग्निफिकेंट मूव हो चुके हैं। जैसे मान लेते हैं 600 पॉइंट यहां पे मार्केट ऊपर गया, 500 पॉइंट मार्केट वापस से नीचे आ गया, दोनों साइड के मूव हो चुके हैं, दोनों पार्टी को अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, तो वहां पे हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना है, एटलीस्ट कुछ देर के लिए या उस दिन के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में, अगर हम अगेंस्ट में जा रहे हैं मेजर मूव के, तो वहां पे हमें हमेशा कॉशियस रह के और छोटे टारगेट के लिए एज अ करेक्शन प्लान करना होता है। अगर अगेंस्ट मेजर मूव जा रहे हैं, जैसे मेजर मूव हमारा अप साइड का बना हुआ है और हम प्लान करना चाह रहे हैं कुछ सेलिंग के लिए, सेलिंग साइड पे हमारी साइकोलॉजी मैच हो रही है, तो वहां पे हमें यह ध्यान रखना है, या तो हम क्वांटिटी कम करते हुए काम कर सकते हैं, टारगेट भी छोटे प्लान कर सकते हैं, या फिर आराम से वेट कर सकते हैं और जब मेजर मूव के साइड पे ही कोई अच्छी कंडीशन मिले तब हम काम कर सकते हैं।
इसके बाद फिफ्थ पॉइंट ऐसा है जहां पे मोस्टली लोग गलती करते हुए नजर आते हैं, ये होता है सिली मिस्टेक्स वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसा है इसको आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले पांचों पॉइंट आप ध्यान रख लें। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट था सिली मिस्टेक्स वाला, ये सिली मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। जैसे सबसे पहली सिली मिस्टेक ये होती है कि लोग फोमो कैलकुलेशंस करना चालू करते हैं। फोमो कैलकुलेशंस कैसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि बड़ा सा मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया। ये बात हमें कब पता चल जाती है, 9:08 पे जब मॉर्निंग में टाइम होता है तो हमें पता चल जाता है मार्केट एग्जैक्टली कहां पे ओपन हो रहा है। ये चीज को देखते हुए लोग क्या सोचते हैं कि यार काश मैं यहां पे कॉल बाय कर जाता तो 2x 3x मेरा यहां पे प्रॉफिट बन जाता, या इतने हजार 5,000 10,000 मेरा प्रॉफिट बन जाता। ऐसा लोग यहां पे सोचना चालू कर देते हैं, फोमो कैलकुलेशंस लगाना चालू कर देते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, उनके आगे की साइकोलॉजी इंपैक्ट होती है। दूसरी सिली मिस्टेक क्या होती है, लोग यहां पे सर्च करना चालू कर देते हैं, चार्ट पे ढूंढना चालू कर देते हैं। क्या ढूंढना चालू कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी का सुन लिया कि यार कल तो मार्केट बियरिश रह सकता है, सेल साइड की पोजीशन बनानी है, तो वो यहां पे ढूंढना चालू कर देते हैं कि अरे यार कहां पे सेल की पोजीशन बना सकता हूं, कहां पे सेल की पोजीशन बना सकता हूं। इस तरह से एक होता है कि आपने न्यूट्रल रह के चार्ट को देखा, जहां पे चार्ट आपको अपने आप बताएगा कि यार मैं यहां पे बाय साइड पे जा सकता हूं, यहां पे सेल साइड पे जा सकता हूं, या दोनों ही साइड पे ना जाते हुए थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता हूं, रुक सकता हूं। वहां तो आप न्यूट्रल माइंडसेट के साथ चार्ट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो। पर एक होता है बायस्ड नेचर के साथ, या जैसे सर्च कब करता है आदमी, जब उसने कोई पोजीशन बना रखी हो। मान लेते हैं सेल साइड की ही आपने पोजीशन बना रखी है, पुट आपने बाय कर रखा है। तो जब आपने पुट बाय कर रखा है तो आप यहां पे रीजन फाइंड आउट करना चालू करोगे कि हाँ यार अब ये बन रहा है यहां पे तो अब ये गिर जाएगा मार्केट, अब ऐसा हो रहा है तो मार्केट गिर जाएगा। उस चक्कर में क्या होता है, जैसे मार्केट यहां से बढ़ना चालू करा, अब कोई यहां पे ही पुट की पोजीशन बना के बैठा हुआ है, तो वो क्या सोचेगा, यार बड़ी कैंडल बन गई, चलो अब तो मार्केट क्या पता गिर जाए। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पे सोचेगा कि मार्केट गिर जाए, फिर रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, वो सोचेगा गिर जाए। तो इस तरह से आपको चीजें ढूंढना नहीं है, जो आपको ऑटोमेटिकली चार्ट अपने आप बता रहा है उस बात पे आपको फोकस करना है। और इस बात में ये भी ध्यान रख लेते हैं कि भले ही आपका मान लेते हैं प्लान था सेल साइड पे, आप सेल भी कर रहे थे, सेल साइड का आपको सेटअप भी मिला, पर चार्ट आपको हाथों हाथ ये दिखाना चालू कर दिया कि नहीं मैं तो ऊपर जा रहा हूं। तो उस टाइम पे आपको चीजें ये नहीं ढूंढनी है कि कहां पे सेल की अपॉर्चुनिटी बन रही है, आपको चार्ट को फॉलो करते हुए चलना है, तभी जाके आप प्राइस एक्शन साइकोलॉजी से अपनी साइकोलॉजी मैच कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप चीजों को बिना ढूंढे न्यूट्रल रह के चार्ट को देखेंगे, अपने आप चार्ट आपको कई सारी बातें बताएगा। इसके बाद थर्ड सिली मिस्टेक जो लोग करते हैं, इमीडिएटली अपनी साइकोलॉजी को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स से क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे गैप अप खुला, उनका माइंडसेट हो गया बाय साइड पे, बाय में उन्होंने ट्रेड ली, इमीडिएटली यहां पे उनका स्टॉप लॉस कट डाउन हुआ इसके नीचे। अब यहां पे वो क्या करेंगे, इमीडिएटली सेल की पोजीशन बना लेंगे। इसको कहते हैं बेसिकली रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज ट्रेडिंग वाली जो रिवर्स साइकोलॉजी होती है, आपका पहले बाइंग में माइंडसेट था, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस कटा आप तुरंत यहां पे सेल की पोजीशन बना रहे हो। पहले आप कॉल बाय कर रहे थे, अब आप पुट बाय कर रहे हो हाथों हाथ। तो इसमें क्या होगा, जैसे मार्केट नीचे गया और वापस यहां पे साइडवेज हो गया, फिर वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया, उसके बाद दोबारा से आप यहां पे अपने पुट की पोजीशन को कट डाउन करोगे और वापस से कॉल में जाने की कोशिश करोगे। इस तरह से बार बार आपकी साइकोलॉजी इंपैक्ट होगी। तो लॉन्ग रन में इस तरह से आप सक्सेसफुल कभी भी नहीं बन पाओगे। एक सही अप्रोच क्या हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको बाय करना भी था या आपने बाय कर लिया, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहां पे एसएल हिट हो गया, तो यहां पे इमीडिएटली आपको, जैसे पहले आपने कॉल बाय कर रखा था, यहां पे आपको इमीडिएटली पुट कभी भी बाय नहीं करना है। इससे क्या होगा, मान लेते हैं जैसे यहां पे वापस से ये रिवर्स कर जाता, तो डबल आपको साइकोलॉजी पे इंपैक्ट देखने को मिलता और स्ट्रेस भी आपका अल्टीमेटली ज्यादा बढ़ जाता। फिर इसके बाद आप क्या करते, ओवर ट्रेडिंग की तरफ चले जाते, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग तो ऑलरेडी आपको डिफीट कर चुकी है। यहां पे आपने रिवेंज लिया एक तरह से, पहले कॉल बाय करा, उसके बाद पुट बाय करा। ये रिवेंज ट्रेडिंग में भी आपको हार देखने को मिल चुकी है, लॉस देखने को मिल चुका है, तो फिर आप कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग का शिकार होते हैं और उसके बाद आपको और ज्यादा वहां पे लॉसेस देखते हुए नजर आते। और यही रीजन रहता है कि छोटे मोटे लॉस फिर आपके बड़े लॉस में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए इमीडिएटली हमें कभी भी साइकोलॉजी रिवर्स नहीं करनी है। एक सही तरीका यह होता है, जैसे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ कॉल की साइड पे, तो आपको थोड़ी देर फिर वेट करना है, अपने इमोशंस को कूल ऑफ होने देना है, जिससे क्या होगा, आप एक्चुअल जो न्यूट्रल रह के वहां पे साइकोलॉजी बन रही है चार्ट पे, वो डिकोड कर सको। ऐसा सिर्फ इसी दिन नहीं, आपको हर दिन करना है। जैसे यहाँ पे आपने पुट साइड की पोजीशन बनाई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या आप निकल गए, तो उसके बाद आप इमीडिएटली सोचेंगे मैं यहाँ पे कॉल बाय कर लूं, तो आप देख सकते हैं वापस से आपको लॉस देखने को मिला। इस चक्कर में फिर आप यहाँ पे बीच में रिवेंज ट्रेडिंग आप करके वहां पे लॉस ले लिए, तो अब वापस से आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे। मतलब बार बार रिवेंज लेने को कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि पहले आप मान लेते हैं पुट में लॉस करे, फिर आप कॉल में भी लॉस कर दिए, फिर वापस से आप पुट में जा रहे हो, फिर वापस से आप कॉल में जा रहे हो। तो इस तरह से रिवेंज ट्रेडिंग जब बार बार लोग करते हैं, वो ओवर ट्रेडिंग में तब्दील हो जाती है। तो ये 2-3 सिली मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है।
अब ये सारे पॉइंटर्स जो भी हमने डिस्कस करे इनको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे देखेंगे और उसी के साथ में अपने कुछ प्रो टिप्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करता हुआ जाऊंगा ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ध्यान से पूरी वीडियो को देखते हुए चलें। ये सारे ऐसे पॉइंटर्स होने वाले हैं जो शायद ही कोई आपको बताएगा। जनरली लोग आपको क्या बताते हैं, ये कैंडल रट लो, ये यहाँ पे बियरिश पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, ये रट लो, कैंडल स्टिक रट लो, इससे आप आराम से साइकोलॉजी बिल्डअप कर लोगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। साइकोलॉजी के लिए आपको डे बाय डे एफर्ट्स करने पड़ेंगे और ये जो भी पॉइंटर्स, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, शायद ही कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएगा। ये ऐसी बातें हैं जो जेन्युइनली आपको ट्रेडिंग इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर इसको मैं पेड कोर्स में रख के भी बेचता, 5,000 10,000 के कोर्स में भी बेचता, तो आराम से लोग हंसते हंसते लेते और उनको इतनी वैल्यू मिलती कि आगे भी वो 10 लोगों को रिकमेंड करते। तो कोई वैल्यूएबल चीज अगर आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये मेरी गारंटी है, अगर कोई इन पॉइंटर्स का ध्यान रखता है तो अगले ही दिन से, नेक्स्ट डे से ही इमीडिएटली आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ अगर आपको इस टाइप के डिस्कशन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट करते हुए जरूर चलें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और इस टाइप का और भी लर्निंग कंटेंट मैं आगे आपको प्रेजेंट कर सकूं। अब जैसा कि ये बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, एकदम रीसेंट चार्ट ओपन कर रखा है कुछ ही दिनों का, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस सेलिंग हुई। उसके बाद मार्केट एक सपोजिट लेवल के आसपास प्रॉपर रेंज बनाता हुआ नजर आया। अब इससे क्या हो रहा है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा सेलिंग हो रही थी, सेलिंग हो रही थी, तो यहां पे भी लोग होल्ड कर रहा है। तब लोग क्या सोच रहे हैं, सेलिंग कर देते हैं, यहां से मार्केट अगर नीचे निकलेगा तो काफी अच्छा मूव हमें करता हुआ नजर आएगा। इमीडिएटली मार्केट अगले दिन क्या होता है, गैप अप खुल जाता है। गैप अप खुलने के साथ आपको क्या देखने को मिला, जो लोग भी यहां पे पुट बाय करके बैठे थे, मान लेते हैं पुट बाय से मतलब सेल करके बैठे थे, किसी भी फॉर्म में सेल कर रखा हो, उनको क्या दिख रहा है, मेजर लॉस देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो लोग यहां पे अपनी पोजीशन बनाए होंगे उनको मेजर लॉस देखने को मिल रहा होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो भी लोग सेल करके बैठे हैं उनके मन में एक फियर बढ़ चुका है, यानी कि डर बढ़ चुका है। हल्का सा मार्केट और ऊपर जाने लगता है, वो अपनी पोजीशन से क्या करेंगे, कट डाउन करेंगे। स्पेशली जो यहाँ पे आसपास के जो सेलर्स होंगे, जो इसमें यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, इन सबको लॉस चलना चालू हो गया होगा। जो यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे उनका प्रॉफिट पूरा 0-0 हो चुका होगा। उसके बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करा होगा उन्होंने, और 5-10 मिनट जब मार्केट ऊपर जाने लगा कंटिन्यू, तो यहाँ पे सबने फियर के साथ अपनी पोजीशन कट डाउन करी होगी। उससे क्या हुआ, यहाँ पे पहले मार्केट ने सेलर्स को भगा दिया। अब कौन बचता है, यहाँ पे बायर्स बचते हैं, जो नीचे से यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं जो कोई स्मार्ट ट्रेडर होगा, ऑपरेटर वगैरह होगा, यहाँ से कोई बाय करके बैठा है, चाहे कॉल बाय करा हो, किसी भी फॉर्म में बाय करा हो, बाय करके बैठा हुआ है, उसको यहाँ पे दिख रहा है अच्छा प्रॉफिट। जब भी अच्छा प्रॉफिट दिखता है, एक तो लोग होते हैं जो इमीडिएटली वहां पे बुक कर देते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो थोड़ा सा जिनको टाइम हो चुका है, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो वहां पे 2-5 मिनट होल्ड करने की कोशिश करते हैं कि क्या पता उसी फ्लो में हमें और पैसा मिल जाए। जब ऑलरेडी इतने पॉइंट्स मिल चुके हैं तो क्या पता उसी फ्लो में मार्केट और निकल जाए। तो जो लोग भी यहाँ पे होल्ड कर रहे थे, मार्केट ऊपर जाता हुआ देख एक सफिशिएंट प्रॉफिट जब उनको बढ़ने लगता है, वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे अपना। उसके बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आता है। सो इस बात से आपको क्या समझने को मिला, सबसे पहला पॉइंट कि अगर मार्केट यहाँ पे पहले जैसे पुट वालों को ट्रैप कर लिया, पुट वालों से मतलब सेल वालों को भगा दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ पे बाय वालों को भगा दिया। तो ये एक प्रो टिप आप नोट डाउन कर सकते हैं कि मार्केट को ना तो ऊपर जाने से कोई मतलब है, ना ही नीचे जाने से कोई मतलब है, ना ही साइडवेज होने से कोई मतलब है। उसको अल्टीमेटली मतलब है लोगों को ट्रैप करने से। क्योंकि ये मार्केट, जब ट्रेडिंग करते हैं हम मार्केट में, तो अल्टीमेटली जब कोई ट्रैप होगा, जब किसी की जेब से पैसा निकलेगा, तभी किसी को प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के पीछे इसीलिए भागते रहते हैं। अब जब यहाँ पे ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप खुल के सेलर्स को मार्केट ने भगा दिया, आसपास के सेलर्स को निकाल दिया, उसके बाद मार्केट के पास कोई चारा नहीं बचता है, या तो उसको वहीं पे होल्ड करना पड़ता, या फिर इमीडिएटली वो नीचे आया और यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करता हुआ नजर आया। और वैसे भी जब इतना बड़ा गैप अप खुला है उसके बाद भी कंटिन्यू मूव कर रहा है, तो वहां पे जो बाय करके बैठे हैं वो भी प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से क्या होता है, हल्का फुल्का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। फिर जो लोग यहाँ पे ट्रेल कर रहे हैं, या जो लोग ये मान के बैठे हैं कि थोड़ा नीचे आएगा तब मैं कट डाउन कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो कभी कभी कुछ लोग थोड़े से प्रॉफिट का रिस्क ले लेते हैं। इस तरह से लोगों के इमोशंस चलते हैं बाइंग सेलिंग में। तो जो लोग रिस्क लेके बैठे हैं उनका भी सबका यहाँ पे उनको एग्जिट करवाता हुआ नजर आया मार्केट, और थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद अब नीचे आने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आके साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे आके साइडवेज क्यों हो गया, क्योंकि मैंने जैसा आपको एक पॉइंट शेयर किया था कि जब दोनों पार्टीज को यहाँ पे प्रॉफिट बन चुका है, उसके बाद मार्केट के पास कोई चारा नहीं रहता, वहां पे उसको वेट करना पड़ता है नई पोजीशंस ऐड ऑन होने के लिए, नई लिक्विडिटी वगैरह, नए स्टॉप लॉस वगैरह ऐड होने के लिए। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, पहले ऊपर जाके बायर्स वगैरह को अच्छा प्रॉफिट बन गया, नीचे आके यहाँ पे सेलर्स वगैरह को अच्छा प्रॉफिट बन गया। तो जिसको बाय करके प्रॉफिट बनाना था उसने बना लिया, जिसको सेल करके प्रॉफिट बनाना था उसने बना लिया। अब जो भी पॉइंटर्स हमने डिस्कस करे थे उस बेसिस पे हम यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने ना तो यहाँ पे कॉल का पोजीशन लिया था, ना तो यहाँ पे पुट का पोजीशन लिया था, तो ना तो हमें यहाँ पे लॉस चल रहा है, ना तो प्रॉफिट चल रहा है। हम काम करते हैं इंट्राडे में, तो यहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको, साइकोलॉजी को। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़ा सा गैप अप हुआ, तो एक पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया था कि जब ऑलरेडी मार्केट रन अप ले चुका है एक अच्छे पॉइंट्स का,
यहां से 700 के आसपास से कहां पहुंच चुके हैं हम, 300 के आसपास, यानी कि 600 पॉइंट्स के आसपास का मूव हो चुका है। तो इसी फ्लो में हमें कभी भी काम नहीं करना है। यानी एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि भले ही हमारा यहाँ पे बाय साइड पे माइंडसेट हो भी सही, तो भी ऑलरेडी बायर्स को प्रॉफिट बन चुका है। तो जब पार्टी ओवर होने वाली है या ओवर हो चुकी है तो वहां पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो बाय तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, सेल करने का। अब सेल करने के पीछे यहाँ पे एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, मैंने आपसे एक पॉइंट शेयर किया था कि जो मेजर मूव चल रहा है उसके अगेंस्ट में अगर हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ करेक्शन बेसिस पे हमें काम करना है, जिसमें क्वांटिटी हमारी कम रखेंगे, टारगेट भी हमारे कम रहेंगे। तो ये जो सेलिंग आ रही है, अगर इसमें हम कुछ प्लान करना चाहते हैं तो हमें एज अ करेक्शन पर्सपेक्टिव से प्लान करना पड़ेगा। या फिर दूसरा चीज वही है कि वहां पे वेट करो जब तक मेजर मूव के साइड पे वापस से कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं बनती है, नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट होके फेवरेबल कंडीशन नहीं बनती है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं बाय करना था, तो यहाँ तो बाय नहीं कर सकते, तो वापस से मार्केट कुछ करेक्ट वगैरह करे, कुछ नई कंडीशन बनाए बाय करने के लिए, तब हम बाय कर सकते हैं। तो ये दो अप्रोच हो जाती है हमारे पास। अब जैसा मान लेते हैं यहाँ पे हम बाय करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, मार्केट बड़ा सा गैप अप खुल गया, यहाँ पे हम सेल नहीं करना चाहते, तो जब ये बात का भी ध्यान रखना है, जैसे दोनों पार्टी को प्रॉफिट बन गया तो उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। उसके बाद आप देखेंगे तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होता है, अगर हम अभी तक कोई ट्रेड नहीं बनाए हैं, हमें प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है कुछ भी, अभी तक हमारी ट्रेड की लिमिट बची हुई है, तो यहाँ पे ये होता है एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला एरिया, जहां पे एक फ्रूटफुल रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सके। प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा, लॉस बनेगा, क्या होगा, वो बात की बात हो जाती है, पर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज हमारा जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होना चालू हुआ तो छोटा सा स्टॉप लॉस बनता और एटलीस्ट जो पहला टारगेट हम प्लान कर सकते थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास तक प्लान कर सकते थे, या जितना ये रेंज की लेंथ देखने को मिल रही है इतना टारगेट हम साइकोलॉजी वाइज प्लान कर सकते थे। और ये भी कब हो रहा है, अच्छे से मार्केट ने अपने आप को होल्ड कर लिया, सस्टेन कर लिया, होप ट्रेडिंग क्रिएट करवा ली, यहाँ पे होप ट्रेड क्रिएट करवा ली, उसके बाद हो रहा है। अब जैसा कि यहाँ तो काफी बड़ा मूव हो गया, पर इतने बड़े मूव के लिए हम कभी भी प्लान करते हुए नहीं चलते, क्योंकि ये रेयर केस में होते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा 10 में से 2 बार जो चीजें हो रही है उसके लिए हमें कभी भी प्लान नहीं करना होता। तो यहाँ पे बेटर अप्रोच क्या हो जाती है साइकोलॉजी वाइज, कि यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ है तो इतना टारगेट हम प्लान करने के बाद कुछ क्वांटिटी यहाँ पे इस लेवल के आसपास बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे ऊपर है कि हम होल्ड करके ट्रेल करना चाहें तो एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। अब जैसा आपको ध्यान हो, वीडियो के स्टार्टिंग में 2 मेन पॉइंट हमने डिस्कस करे थे कि एक तो बायर्स और सेलर्स के इमोशंस हमें समझ में आने चाहिए अगर किसी भी चीज का लॉजिक, किसी भी चीज की साइकोलॉजी फाइंड आउट करनी है, तो दूसरा वहां पे ऑपरेटर काम कर रहा है या फिर रिटेलर काम कर रहा है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो बायर्स और सेलर्स के इमोशन के रिलेटेड हमने काफी सारे पॉइंटर्स ऐसे देखे जो आपको साइकोलॉजी डिकोड करने में हेल्प करेंगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि ऑपरेटर वर्सेस रिटेलर। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक ऑपरेटर जो होता है उसके पास रहता है हजारों करोड़ों का फंड, लाखों करोड़ों का फंड। ये लोग कौन होते हैं, ये कोई फर्म होते हैं, डीआईआई हो गए, एफआईआई हो गए, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, या कभी कभी गवर्नमेंट भी अपना पैसा इनफ्लो करती है तो वो भी अच्छे खासे अमाउंट में करती है। दूसरा होता है वहीं पर रिटेलर। रिटेलर क्या है, रिटेलर आपके और हमारे जैसे छोटे लोग जो 10,000 से लेकर मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स जिनके पास 10 करोड़ रहता है एक पर्टिकुलर ट्रेड में इन्फ्यूज करने के लिए, तो ये हो जाते हैं रिटेलर। अब मान लेते हैं कि ऑपरेटर को भी बाय करना है और रिटेलर को भी कुछ ऐसा दिख रहा है वो भी बाय करना चाहता है, तो ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। ना तो ये एक साथ काम कर सकते हैं, ना एक साथ अपनी पोजीशन रख सकते हैं। उसके मल्टीपल एग्जांपल मैं भी आपको शो करूंगा। मान लेते हैं रिटेलर भी बाय करने आ गया, तो ये उस टाइम पे क्या करेगा, या तो रुक जाएगा थोड़ा ऑपरेटर, या फिर उस टाइम पे हल्की फुल्की सेलिंग दिखा सकता है या ज्यादा भी सेलिंग में जा सकता है, पर साथ में कभी भी बाय नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन यह है कि लिक्विडिटी की कमी पड़ जाती है। ऑपरेटर को बाय करना होता है हजारों करोड़ में, मान लेते हैं 12,000 करोड़ में उसमें कुछ क्वांटिटी लेनी है, तो वो जब रिटेलर भी बाय कर रहे हैं, सारी दुनिया बाय कर रही है, तब वो अपनी क्वांटिटी फुलफिल नहीं कर सकता है, तो उस टाइम पे वो वेट करता है या प्राइस को थोड़ा रुकवा देता है या अगेंस्ट में काम करने की कोशिश करता है। और अल्टीमेटली होता क्या है, जो ऑपरेटर चाहेगा उसी डायरेक्शन में मार्केट जाता हुआ नजर आता है। रिटेलर के हिसाब से जैसे हम लोग जब काम करते हैं, हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम मार्केट को मूव करवा सकें। मार्केट को मूव यही करवा सकते हैं जो एक साथ बड़ी क्वांटिटी पंच करते हैं। और एक ऑर्डर कैसे फुलफिल होता है, जब एक साइड पे कोई बाय करने वाला होगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे, मान लेते हैं 100 रुपए के प्राइस पे, और उसी टाइम पे उसी प्राइस पे कोई सेल करने वाला होगा, तो इस तरह से ये ऑर्डर की एक साइकिल कंप्लीट होती है। अब जब सब लोग वहां पे मान लेते हैं रिटेलर भी बाय करना चाह रहा है, ऑपरेटर भी बाय करना चाह रहा है, तो सभी बाय करना चाह रहे हैं, तो उनको सेल कौन करेगा, इस बेसिस पे लिक्विडिटी काम करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला, ऑपरेटर को अगर यहाँ पे बाय करना होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके बाय नहीं करेगा कभी भी, उसने या तो ऑलरेडी यहाँ पे बाय कर लिया होगा, या फिर वो जब यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों को दिख रहा है कि बड़ा सा गैप अप खुला है, ओवरनाइट सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए हैं, हैमर कैंडल वगैरह बन गई, मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ पे बाय करते हैं रिटेलर। उनके मन में आ रही होती है फोमो वाली फीलिंग, जैसा मैंने आपसे कहा फोमो कैलकुलेशंस वो करते हैं
कि यार मैं कॉल बाय कर लेता तो इतना प्रॉफिट हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो वो यहाँ पे जल्दबाजी में एंटर करते हैं। और ऑपरेटर उस टाइम पे क्या करता है, अगर उसके पास बाय की पोजीशन होगी भी तो भी वो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब बाकी लोग भागते हुए आ रहे हैं उसकी साइड पे तो उसको वहां पे एग्जिट करना पड़ता है या प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाना पड़ता है। या फिर मान लेते हैं उसके पास यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं भी है, फिर मार्केट गैप अप खुल रहा है, तो भी वो कोशिश करेगा यहाँ पे बाय ना करते हुए सेल करेगा। उसके बाद जैसा आप देखेंगे पहले लोगों का यहाँ पे बाय साइड पे माइंडसेट हुआ, चेंज कर दिया सेल साइड पे, मार्केट साइडवेज हुआ, वापस से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करा। तो इतने टाइम तक जब यहाँ पे लोग यहाँ पे वेट कर चुके, होल्ड कर चुके, मार्केट आधा दिन जा चुका है, मार्केट का 12 बजे के आसपास का यहाँ पे टाइम हो चुका है, तो उसके बाद जब तक लोग यहाँ पे गिव अप कर चुके, फिर उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया। ऑपरेटर हमेशा वैसी जगह पे काम करते हैं जहां पे कोई एंटिसिपेट करता हुआ नहीं चल रहा, सबको पता है वहां पे काम नहीं हो पाएगा। जैसे यहां से ब्रेकआउट वगैरह हुआ तो इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर तो गया प्राइस, पर उतने स्पीड के साथ, उतने मोमेंटम के साथ नहीं जा पाया, क्योंकि ऑर्डर फुलफिल करने के लिए बीच बीच में उसको रिट्रेसमेंट, करेक्शन वगैरह इस तरह से दिखाना पड़ा। और जब यहाँ पे सबको दिख गया कि यार बड़ा सा मूव हुआ है, और सब यहाँ पे एट द एंड मार्केट खत्म होने के बाद या अगले दिन सब सोच रहे होंगे कि मार्केट तो काफी अच्छा पॉजिटिव साइड में मूव कर दिया, क्योंकि नीचे से लेकर अगर ऊपर तक आप चेकआउट करेंगे तो काफी अच्छे पॉइंट्स का मूव हो चुका है। तो जब सबका यहाँ पे बाइंग साइड पे माइंडसेट हो गया, अब अगले दिन आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, सब बाइंग साइड पे सोच रहे हैं और मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे करता हुआ नीचे की साइड पे आ गया। तो इस तरह से ऑपरेटर वर्सेस रिटेलर साइकोलॉजी चलती है, जहां पे ऑपरेटर जनरली अगेंस्ट में काम करने की कोशिश करता है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लोअर हाइज लोअर लोस बना, तो यहाँ पे नॉर्मल रिटेलर कैसे सोचेगा कि यार मार्केट लोअर हाइज लोअर लोस बना रहा है, क्या पता यहां से सेलिंग में चला जाए, या सेलिंग का नहीं भी सोचेगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका है अब कि बाय करूं या नहीं करूं। उसी टाइम पे अगले दिन मार्केट फ्लैट खुलता है और खींच के तुरंत ऊपर ले जाता है। इससे पहले कि रिटेलर को कुछ समझ में आए, आप देख सकते हैं इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ी देर रुका और कंटिन्यू ऊपर भग गया। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि जब भी अगर ऑपरेटर बाइंग कर रहा है तो वहां पे वो उस लेवल के आसपास ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करने देगा। सो एक पॉइंट को आप यहाँ पे एज अ प्रो टिप नोट डाउन कर सकते हैं कि जब भी कभी ऑपरेटर काम कर रहा है या ऑपरेटर अपनी पोजीशन बना रहा है, तो वहां पे उस लेवल के आसपास वो ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करने देगा प्राइस को, क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी रहती है, प्राइस अल्टीमेटली शूट अप हो जाता है। भले ही सेल भी कर रहा है वो, तो इमीडिएटली मार्केट नीचे गिर जाएगा, वहां पे ऐसे टाइम पास करता हुआ, धीरे धीरे करता हुआ, इस तरह से टाइम कभी भी बाय नहीं करता है। कहीं ना कहीं अगर टाइम बाय हो रहा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम बाय हो रहा है, धीरे धीरे करते हुए सेलिंग हो रही है, छोटी छोटी सेलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेलर ही आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली उसको तो जब मार्केट को ऊपर ले जाना होगा, वो इमीडिएटली यहाँ पे अपने ऑर्डर पंच करना चालू करेगा, या यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए अपनी क्वांटिटी इकट्ठी करना चालू करेगा और एकदम से मार्केट खींच के ऊपर ले जाएगा। अब इससे आपको अगली प्रो टिप क्या समझ में आई कि यहाँ पे मार्केट को भले ही जाना तो ऊपर ही था, पहले गैप अप खुल के ऊपर आया, पर पहले सेलिंग में गया, लिक्विडिटी वगैरह इकट्ठी करी, लोगों का माइंडसेट चेंज करा, फिर एक बड़ा मूव करा। फिर जब सब लोग यहाँ पे अगले दिन बाइंग के लिए सोच रहे होंगे, तब यहाँ पे मार्केट पहले थोड़ा सेलिंग में गया, फिर वापस से ऊपर मूव करता हुआ नजर आया। और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन एक बड़ा मूव करने के बाद मार्केट यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके क्लोज हुआ। अब बार बार सेम चीज हो रही है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है, वापस ऊपर भग जाता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर भग जाता है। तो ये सब लोगों को समझ में आने लग जाती है। रिसेंटली लोगों के माइंड में ये बातें फ्रेश होती है, तो रिटेलर क्या करता है, उसको पता है यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह ले रहा है, वापस ऊपर भग जाएगा। तो यहाँ पे जब ये लोग बाय कर रहे होंगे, ये लोग बाय कर रहे होंगे, अगले दिन भी लोग सोच रहे होंगे बाय करें, उस टाइम पे आप देख सकते हैं ये दिन था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट फ्लैट खुलता है और सेलिंग में चला जाता है कंटिन्यू। फिर से लोगों की साइकोलॉजी चेंज कर दी। तो इस तरह से साइकोलॉजी ऑपरेटर के हिसाब से चलती है, रिटेलर माइंडसेट से कभी भी साइकोलॉजी नहीं चलती है। अब इतने डिस्कशन के बाद काफी लोगों का ये कमेंट आ सकता है वीडियो के नीचे कि ये तो चार्ट पे हो गया, इसलिए मैं आपको बने बनाए चार्ट पे ये सारी बातें बता रहा हूं। तो ध्यान से इस बात को समझें कि जिस दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस दिन मैंने आपसे क्लियर कट ये बात कही थी कि अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन होता है तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाता है तो। रीजन भी बताया था कि एक दिन पहले ही मार्केट फ्लैट खुल के तुरंत ऊपर गया है, तो वापस से अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो हम बाय करते हुए नहीं चल सकते। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चार्ट बन गया, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग हो गई, मार्केट जिगजैग करता हुआ नजर आया, तब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहले ही ये सारी बातें एनालिसिस में डिस्कस हो चुकी है कि किस लेवल के ऊपर हमें अच्छा बाइंग का मूव मिल सकता है, किस लेवल के नीचे अच्छा सेलिंग का मूव मिल सकता है। एक दिन पहले भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट अगर वापस से अपना हाई क्रॉस करना चालू करता है, तब हम बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग अग्रेसिव होकर हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे इस जोन में भले ही मार्केट बना रहता है तो जिगजैग करता रहेगा, सेलिंग अग्रेसिव होकर हम 50,000 के नीचे ही कर पाएंगे। तो ये सारे लेवल्स वगैरह, ये सारे यहाँ पे साइकोलॉजी और ये सारा प्लान मैं किस बेसिस पे बना पा रहा हूँ, वही प्राइस एक्शन साइकोलॉजी के बेसिस पे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके एक दिन पहले भी आप चेकआउट करेंगे तो हमने यही प्लान किया था जब हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे, और फ्राइडे के लिए हम प्लान कर रहे थे, बीच में 15 अगस्त की हॉलीडे थी, तब मैं आपसे यही कह रहा था कि यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज रेंज में खत्म हुआ है, सब लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, पर अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, कहीं पे भी खुलता है, हमें बाय साइड पे फोकस रखते हुए चलना होगा।
ये किस बेसिस पे मैंने आपसे कहा था, क्योंकि जब नॉर्मल रिटेलर यहाँ पे सेल करने की सोच रहा है, सब लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से सेल कर दो, अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, तब मार्केट उस साइड पे नहीं जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, प्राइस उसी साइड पे मूव करा जहां पे हम सोच रहे थे बाइंग साइड पे, बड़ा सा गैप अप खुला, नीचे आया, फिर वापस से कंटिन्यू उसी साइड पे जाता हुआ नजर आया। और उसके अगले दिन जब हम प्लान कर रहे थे, मैंने आपसे सिंपल सी बात ये कही थी कि यहाँ पे बायर्स काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, काफी अच्छा मोमेंटम उनको देखने को मिला है। तो अगर वापस से मार्केट गैप अप खुल के सेलिंग में जाता है, जब तक वापस से अपना हाई क्रॉस ना करे तब तक हम बाय तो नहीं कर सकते, और सेल भी हम अग्रेसिव होकर नहीं कर सकते। सेलिंग कब कर पाएंगे अग्रेसिव होके, 50,000 के नीचे, जब यहाँ पे मार्केट जहां से बाइंग का मोमेंटम किया है इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है। तो बीच के एरिया में हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है। अब आप देख सकते हैं गैप अप खुल के मार्केट सेलिंग में आया, तो वापस से जब अपना हाई क्रॉस नहीं करा तो बाइंग में भी कोई अच्छा मूव नहीं मिला, और सेलिंग में अच्छे मूव के लिए वैसे भी हमने प्लान नहीं रखा था। तो इस बीच में आप देख सकते हैं सेलिंग के भी छोटे छोटे मूव होते हुए नजर आए, बेसिकली मार्केट एक कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया। तो जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं उनके आपको कई ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब उसके आगे अगर आप देखेंगे तो मार्केट एकदम साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। इसके पीछे भी एक पर्टिकुलर रीजन था, हर चीज का यहाँ पे कुछ ना कुछ रीजन होता है, बिना रीजन के कभी भी प्राइस एक्शन मूव नहीं करता है। ये बात को जैसा मैंने अभी आपको शेयर किया, और एक दिन पहले ही मैंने आपको, जब हम यहाँ पे खड़े थे अगले दिन का एनालिसिस कर रहे थे, तभी मैंने आपसे कह दिया था कि मार्केट थोड़ा सा शांत हो सकता है, थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है, तो वो हमें शॉकिंग नहीं लगना चाहिए। क्यों, रीजन बताया था उसका, FOMC मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक ये मीटिंग चलेगी। 23 अगस्त को फाइनल स्पीच आने वाली है जो फेड के चेयरमैन होते हैं उनकी। तो उस टाइम तक, जब तक ये कंक्लूजन नहीं आ जाता है, तब तक मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है, शांत हो सकता है। जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है उनको रिकॉल करवाने के लिए एक छोटी सी क्लिप मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि FOMC जो मीटिंग होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो फेड मीटिंग होती है बेसिकली यूएस मार्केट वगैरह को काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है, वो स्टार्ट हो चुकी है 21 अगस्त से, आज से। तो इसका जो कंक्लूजन आएगा वो 23 अगस्त को डिक्लेयर करेंगे फेड के जो चेयरमैन होते हैं मिस्टर पोवेल। तो उनकी स्पीच हमें 23 अगस्त को देखने को मिलेगी, फाइनल जो कंक्लूजन रहता है। तो उस पर भी मार्केट की नजर रह सकती है, स्पेशली यूएस मार्केट की। तो हमारा मार्केट भी थोड़ा सा यहाँ पे अगर शांति लेता है तो उसके लिए हमें शॉकिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट कल के दिन थोड़ा सा रेस्ट लेता हुआ नजर आए। फिर भी टेक्निकल वाइज कैसे हम प्लान रख सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। यहां से अगर क्रॉस करता है मार्केट तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है। और इनफैक्ट अगला दिन भी अगर आप चेकआउट करेंगे, जो फ्राइडे का दिन अभी लाइव चल रहा है, उस दिन भी यहाँ पे मार्केट एकदम साइडवेज पड़ा हुआ है। दोनों दिन से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम खड़े थे तभी मैंने आपसे कह दी थी कि आज से स्पीच स्टार्ट हो गई है, तो अब मार्केट यहाँ पे शांति ले सकता है, और अगले दिन भी मार्केट एकदम एक रेंज के अंदर में पड़ा हुआ है। अगर आप इस वीडियो पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम कुछ एडवांस साइकोलॉजी पॉइंटर्स पर डिस्कशन करेंगे। पर वो पार्ट सिर्फ जब ही आएगा जब आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं। एटलीस्ट 5000 लाइक्स तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं, जब ये गोल पूरा हो जाएगा, और 1000 कमेंट्स, तब मैं आपको सेकंड पार्ट वहां पर डिलीवर कर दूंगा। क्योंकि एक्चुअल में यही रियल नॉलेज है जो आपके काम आएगी, बाकी सब बेकार है। जब तक आप चीजों के पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक बाकी सब बेकार है, कुछ भी आप करते रहे। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट शायद ही कोई आपको प्रोवाइड करे। और इस तरह से डेली एनालिसिस में अगर आप चीजें सीखना चाहते हैं, डेली बेसिस पे सीखना चाहते हैं, तो दूसरे वाले चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डेली एनालिसिस में भी कुछ पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे, और वीकेंड स्पेशल वीडियो आता है एक वहां पे, उसमें भी आपको इस तरह की साइकोलॉजी सीखने को मिलेगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज हो, कुछ आपके फीडबैक हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यही रियल नॉलेज है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।